और इस वक्त आइए सीधी लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री नेतागण सभी मौजूद हैं। कार्यक्रम जारी है। लाइव तस्वीरें भोपाल से। 4 आवासों का लोकार्पण किया जाना है। ग्वालियर में 105 करोड़ की लागत से 448 आवास गृह बनाए गए हैं। इन बहुमंजिला इमारतों में आधुनिक व आरामदायक जीवन शैली के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तरह के आवासों में रहने से हमारे जवानों की कार्यक्षमता में बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और पुलिसकर्मियों में जन सेवा की भावना और प्रबल हो रही है। बेहतर हुआ हमारा जीवन स्तर, निश्चिंत हो चले हम कर्तव्य और प्रबल हो रही है। बेहतर हुआ हमारा जीवन स्तर, निश्चिंत हो चले हम कर्तव्य पथ पर। टीकमगढ़ में 120 आवास बनाए गए हैं। विदिशा में 80 आवास एवं कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। सिंगरौली में 84 आवास गृह बनाए गए हैं। उन्नत हुई जीवन शैली हमारी, गर्व से निभाएं अब जिम्मेदारी। सुंदर आवास, सुखी परिवार, निश्चिंत जीवन, बेहतर सेवा, ये भावनाएं विकसित हो रही हैं हमारे उन पुलिसकर्मियों में जो इन नए आवासों में निवास कर रहे हैं। कटनी में 68 आवास बनाए गए हैं। श्योपुर में 68 आवास, छतरपुर में 60 आवास, सिंगरौली में 60 आवास, सागर में 60 आवास, मंडला में 60 आवास, राजगढ़ में 60 आवास, इंदौर आरएपीटीसी में 60 आवास, जबलपुर जीआरपी लाइन में 44 आवास तथा उमरिया पीटीएस में 24 आवासों का निर्माण किया गया है। इन सभी का आज लोकार्पण होना है। थाना पुलिस का चेहरा होता है तथा सरकार की छवि बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश के थाना भवनों को आधुनिक बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य योजना आयोग से 254 थाने व 200 पुलिस चौकियों के भवन निर्माण की स्वीकृति विभाग को दी है। विभिन्न जिलों में निर्मित 52 थाना भवनों का आज लोकार्पण किया जाना है। आधुनिक डिजाइन के इन थाना भवनों में कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान, अच्छा फर्नीचर तथा सकारात्मक वातावरण है व रिजर्व बल के आराम तथा व्यायाम करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। आगंतुकों के लिए सुविधाएं विकसित कर नागरिकों के लिए थाने आने के अनुभव को एक सुखद अनुभव बनाने का प्रयास किया गया है। थानों में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रीवा में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बनाया गया है। आरएपीटीसी रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हमारे सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। इस संस्थान के प्रशासनिक भवन का भी आज लोकार्पण किया जाना है। लोकार्पण के अलावा 18 भवनों का शिलान्यास भी आज के कार्यक्रम में किया जा रहा है। भोपाल शाहजहानाबाद में 96 आवास, इंदौर आरएपीटीसी में प्रशिक्षु छात्रावास, भोपाल नेवरी में 48 आवास, भोपाल 7वीं वाहिनी में 24 आवास, भोपाल में 50 बिस्तर का पुलिस अस्पताल, भोपाल में पुलिस कर्मियों के लिए 10.41 करोड़ की लागत से 50 बिस्तर का पुलिस अस्पताल का शिलान्यास आज किया जा रहा है। इस भेंट को पाकर हमारे पुलिसकर्मी बहुत प्रफुल्लित हैं। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण इस अनुपम उपहार के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के पुलिस परिवार की ओर से विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। अपराधियों को सजा दिलवाने के उद्देश्य से अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कृत संकल्पित है। इसी तारतम्य में राज्य शासन ने पूर्व से स्वीकृत 5 फॉरेंसिक साइंस लैब्स के अलावा 2 नई रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब्स की स्वीकृति दी है तथा 3 नए भवन स्वीकृत किए हैं।
जबलपुर, रतलाम व रीवा में आरएफएसएल के भवनों का शिलान्यास आज के कार्यक्रम में किया जा रहा है। सामुदायिक भवन, हमारे पुलिस कर्मियों के परिवारों में शादी, जन्मदिवस इत्यादि मांगलिक कार्यों के आयोजनों के लिए आवासीय परिसरों में सामुदायिक भवन बनाए जाने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत 6 स्थानों जबलपुर, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, धार और इंदौर में 12 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन बनाए जाने हैं। इन भवनों का शिलान्यास भी आज के कार्यक्रम में किया जाना है। महोदय, आपके कर कमलों से इन भवनों का लोकार्पण तथा शिलान्यास पुलिस परिवार के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। आपका अनेकानेक धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री उपेंद्र जैन जी, प्रबंध संचालक महोदय, मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम। प्रदेश के माननीय मंत्री गृह, जेल, संसदीय कार्य तथा विधि और विधायी कार्य डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और भारत माँ के मंदिर के सक्षम रखवारे, हिंदुस्तान सरकार के गृह मंत्री परम श्रद्धेय अमित शाह जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश की राजनीति में अधिकांश खिताब और मेडल जिन्होंने अपने नाम कर लिए हैं, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन डॉक्टर जे.एम. व्यास जी, आदरणीय अजय भल्ला जी, आदरणीय राजेश राजौरा जी, आदरणीय डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, प्रबंध संचालक उपेंद्र जैन जी, और मेरे पुलिस परिवार के सभी बहनों, भाइयों, साथियों, जाबाज नौजवानों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने भीतर समेटने के लिए इतिहास के पन्ने स्वमेव फड़फड़ाने लगते हैं, जो अपने दूरदर्शी और कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसे लोगों पर दृष्टिपात आप सब करेंगे तो उनमें से एक नाम निकल के आएगा जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अमित शाह जी का। पूरा देश जानता है कि आदरणीय मोदी जी और शाह साहब की जोड़ी राष्ट्रीयता, राष्ट्रबोध, राष्ट्र वंदना और राष्ट्र की आराधना जिनमें कूट कूट के भरी है, उसके लिए जाने जाते हैं। और इसलिए देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी जोड़ी है जिसकी नीयत पर कभी कोई शक नहीं करता है। वो आज जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं हमारे बीच में, वो कार्यक्रम है पुलिस हमारे विभाग के आरक्षकों के आवासों का शिलान्यास करने के लिए। मित्रों, सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति और अपने विभाग की सबसे छोटी इकाई की चिंता करे, ये अंत्योदय कहलाता है। आज हिंदुस्तान के गृह मंत्री चिंता कर रहे हैं आवास की, हमारे नौजवान की। आपने इलाहाबाद का कुंभ हुआ होगा, तब देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां के सफाई कर्मी के चरण धोए थे इलाहाबाद के कुंभ में, और पूरे देश के अंदर एक संदेश गया। वो संदेश अकेला नहीं था। आपने देखा होगा अभी हमारी सुमित्रा वाल्मीकि जी मध्य प्रदेश में जो थी, उन्हें हिंदुस्तान की सर्वोच्च सदन का राज्यसभा के अंदर भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी ने किया है। ये अंत्योदय होता है
अंत के व्यक्ति के उदय करने की चिंता, और ये आवास के द्वारा आज अगर किसी ने की है तो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। आप जब ने मुझे गृह मंत्री बनाया तो लॉकडाउन लगा हुआ था, और लॉकडाउन के अंदर रेल बंद थी, ट्रेन बंद थी, बस बंद था, ट्रक बंद था, मोटरसाइकिल, यहां तक कि साइकिलें भी बंद थी। जो बलात्कार या इस तरह की घटनाएं होती हैं, यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने फांसी की सजा बच्चियों से बलात्कार के अंदर करने का कहा, और जल्दी चालान पेश करने का परिणाम यह हुआ कि 38 अपराधियों को फांसी की सजा अकेले मध्य प्रदेश के अंदर से उनको हुई, जो बच्चियों के साथ में व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं। हमने ऑपरेशन मुस्कान चलाया, और उस ऑपरेशन मुस्कान के तहत 6100 बालिकाओं को जो गुमशुदी हो गई थी, उन सबको मध्य प्रदेश के अंदर देख के हम लेके आए। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय हमारे प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश छत्तीसगढ़ है, जहां नक्सल की समस्या बहुत व्यापक रूप से है, और हमारा बालाघाट जिला और उससे लगा हुआ इलाका, ये उससे लगा हुआ है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। हमने लगातार अभियान चलाने के कारण परिणाम यह हुआ कि पिछले 15 साल में हमने नक्सली गतिविधियों को मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ने दिया, और मध्य प्रदेश के अंदर 82 लाख रुपए के नक्सली या तो मार दिए गए या जेल में डाल दिए गए। वो स्थिति हमने नक्सल विरोधी अभियान की मध्य प्रदेश में की है। सिमी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया है। पीएफआई के दोनों जो सूत्र थे, वो दोनों के दोनों हमने मध्य प्रदेश में नष्ट किए हैं। मध्य प्रदेश में जिस अंचल से आता हूं माननीय, वो ग्वालियर चंबल का अंचल है। ये कभी एक दौर ऐसा था कि चंबल को डाकुओं के नाम से जाना जाता था। आज पूरा का पूरा चंबल, मुरैना से लेकर पूरा बुंदेलखंड इलाका और विंध्य तक आ जाएं, जहां कभी ठोकिया हुआ करते थे, ददुआ हुआ करते थे, दयाराम, राम बाबू, निर्भय और जगजीवन जैसी गैंग हुआ करती थी, जिन पर 5 से लेकर 25 लाख तक के इनाम होते थे। आज एक भी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा गैंग नहीं है जो चिन्हित गैंग हो और इनामी गैंग हो। ये सारे के सारे या तो मार दिए गए या जेल में डाल दिए गए। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू बन के निकले। आपके नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, ऐसी हमारी भरपूर कोशिश है, और इस कोशिश को हम लगातार जब तक हैं, मैं जानता हूं दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, आपकी भावनाओं के अनुरूप देश चले, और आप किसी कीमत पर, ये तो मध्य प्रदेश है, देश का मध्य है, आपने उस कश्मीर में शांति बरपा दी, जहां फूलों की क्यारियां थी, जहां केसर की क्यारियां थी और पत्थर बरसते थे, आपने उस केसर की क्यारी को पुनः फूल बरसाने के लिए उन्मुक्त कर दिया है। धारा 370 हटा के, 35A हटा के, एक नहीं अनेक ख्याति आपके नाम है, चाहे वो लद्दाख की हो, वो चाहे CAA की ख्याति हो, वो चाहे यहां पर राम मंदिर के शिलान्यास की बात आती हो, आपके नेतृत्व में हिंदुस्तान के स्वाभिमान और सम्मान और भारत माता के माथे को आपने गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं अपने विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से उबार कर इसे अग्रिम पंक्ति में लाने वाले विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कोरोना पॉजिटिव, एम्स में चल रहा इलाज, दिया जा रहा ऑक्सीजन सपोर्ट। भोपाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। महाकाल थाली के इबादत ऐड को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जांच के दिए आदेश। ऐड पर एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आत्मीयता, स्नेह और प्रेम से पुलिस परिवारों के साथ, जो हमारे अपने परिवार है, इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। उसमें कृपा पूर्वक पधारे हुए भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, एक बार और जबरदस्त तालियां बजा के अमित जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि
ये केवल पुलिस के मकानों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा स्नेह, प्रेम और आत्मीयता भरा कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि मैं जरूर आऊंगा। आज वो पधारे। हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, डीजीपी हमारे पुलिस परिवार के प्रमुख सुधीर सक्सेना जी, पद्मश्री डॉक्टर जेएम व्यास जी, एनएफएसयू का कैंपस यहां बन रहा है, अजय कुमार भल्ला जी, राजेश राजौरा जी, उपेंद्र जैन यहां उपस्थित। क्योंकि यह पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए औपचारिकता छोड़ के मैं अनौपचारिक संबोधन कर रहा हूं। प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अब विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। गर्व होता है आज देख के हमारे देश को, जिस स्थान पर भारत है। आज पूरी दुनिया भारत की जयकार करती है और ऐसे अपने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक एकता को मजबूत करने के अद्भुत काम जिन्होंने किए हैं, विशेषकर नरोत्तम जी ने कई चीजें बताई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जैसे आतंकवाद से मुक्त करके और परस्पर संबंध प्रगाढ़ करके पूरी तरह से भारत के साथ एकात्म आज कर दिया है, सचमुच में गर्व होता है। ऐसे देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं और कार्यक्रम जैसा बता रहे थे अभी प्रेजेंटेशन में आपको, मैं एक बार 10-11 की बात होगी, 2010-11 मैंने अखबार में पढ़ा कि पुलिस के मकानों की बड़ी दुर्दशा है। तो जहांगीराबाद में बरसात के दिनों में, ऐसे दिनों में मैं उन मकानों का निरीक्षण करने चला गया। मकान क्या थे? बरसात में उनमें छाता लगाना पड़ता था, छत टप टप करके चूती थी, फूटे कबेलू थे, सीलन भरी हुई थी और छोटे छोटे दड़वे नुमा कमरे उनके हुआ करते थे। उन परिस्थितियों में हमारे कांस्टेबल, हमारे हेड कांस्टेबल, यहां तक कि एएसआई सब रहा करते थे। और तब मेरे मन में विचार आया कि हम कहते हैं पुलिस से अपराधियों को मारो, दुष्टों का दलन करो, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहो, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हो जाओ, लेकिन खुद के रहने का ही ठिकाना नहीं है। जिन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रह रहे हैं उसमें कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत होकर बेहतर काम कर सकते हैं। और कई जगह किराए के मकान में रहते थे और किराया इतना कम होता था कि उसमें किराया पूरा थोड़ी पड़ता था। तो कई बार तो यह स्थिति थी कि हमारे कांस्टेबल झुग्गी झोपड़ियों में किराए की कोई झोपड़ी ले लेते थे। और तब मन में यह विचार आया कि हमारे पुलिस परिवारों के पास बेहतर और अच्छे मकान होना चाहिए, और उसी में से जन्म हुआ यह मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 25,000 मकान बनाने का लक्ष्य हाथ में लिया था। 25,000 मकान बनाएंगे, 12,000 के आसपास बन चुके हैं, बाकी जल्दी बनेंगे। लेकिन ये केवल 25,000 तक मकानों का निर्माण नहीं रुकेगा, आगे जैसे जैसे जरूरत होगी हम इन मकानों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमने यहां देखा, हमें मिला है भरपूर मान, हमारा घर हमारी शान। घर अच्छा हो तो केवल पुलिस कर्मी का मनोबल नहीं बढ़ता, बच्चे अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, ढंग से अध्ययन करते हैं। स्थिति बनाने का है उतना ही बड़ा काम पुलिस के परिवारों को अच्छे परिवेश में वो रहे, इसका इंतजाम करने का है। और वो काम करके मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की
अनेकों उपलब्धियां हैं जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने अभी विस्तार से बताया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे गर्व होता है। यह बात सच है कि एक जमाना था तब चारों तरफ मध्य प्रदेश की ख्याति थी केवल डकैतों के प्रदेश के रूप में। चंबल के बीहड़ में एक नहीं अनेकों डाकू, जिनमें से कई के ऊपर तो फिल्में भी बनी। लेकिन ये मध्य प्रदेश पुलिस है, गर्व है मुझे कहते हुए। हमने टास्क दिया और कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब डाकू नहीं रहेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है 1 साल के अंदर सारे सूचीबद्ध गिरोह समाप्त किए थे, तो हमारे इन्हीं वीर जवानों ने समाप्त किए थे। तब से आज तक पनप नहीं पाए। और यह बात भी सही है कि एक जमाना था जब सिटिंग जो मंत्री हुआ करते थे नक्सलवादियों ने उनकी गर्दन काट दी थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, नक्सलवाद को समेट दिया है तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का जो लगा हुआ इलाका केवल वही। पिछले 2 साल में 7 दुर्दांत नक्सलवादियों को ढेर किया है तो हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। अभी 3 पे तो लगभग 57 लाख रुपए तक का इनाम था। सिमी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है और सिमी के आतंकवादियों ने अगर यह हिम्मत की कि जेल तोड़ के बाहर निकलें तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए और भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। दादा, गुंडा, बदमाश, माफिया, वैसे ही मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अब बहुत बड़े माफिया तो मध्य प्रदेश में मिलते नहीं है, लेकिन छोटे मोटे भी अगर कहीं मिले तो उनको भी नेस्त नाबूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया है। मुझे सचमुच में मध्य प्रदेश पुलिस की इन गतिविधियों पर, उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर गर्व है, जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने बताया। और मैं सचमुच में हमेशा आनंद से और गर्व से भरा रहता हूं। इन उपलब्धियों के लिए बधाई। आपने ये किया तो हमारा काम था कि हम आपकी चिंता करें, इन परिवारों की चिंता करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल मकान नहीं, हमारे बेटा बेटियां बैठे और छोटे छोटे भांजे भांजी भी आए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने का हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिनको कांस्टेबल के बेटे, हेड कांस्टेबल के बेटे बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना और कहीं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होता है तो उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करने में सहयोगी है मध्य प्रदेश की सरकार। और मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो बिल्कुल चिंतित ना हो। उनको बेहतर से बेहतर अच्छे कॉलेजेज में वो पढ़ रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए फीस का इंतजाम करना मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यह मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए अगर कोई हमारा साथी शहीद होता है तो हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उसके परिवार को देने का काम करते हैं। ना देना पड़े लेकिन होता तो यह मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन इसके अलावा हमने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी 2 वर्ष की अवधि में अगर मृत्यु हो जाए तो 1 लाख रुपया जो स्वतः है उनके भुगतान के अतिरिक्त देने का काम करते हैं। पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में हमने बनाई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो अनुबंधित अस्पताल में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाती है। नहीं तो कोई बड़ी बीमारी भगवान ना करे हो जाए तो परिवार परेशान हो जाते थे। ऐसी अनेकों वेलफेयर की स्कीम्स अपने पुलिस परिवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार चला के, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए दिनों रात खड़े रहते हैं। होली, दिवाली, रंग पंचमी, दशहरा, नवरात्रि, गणेश उत्सव, बाकी सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं। लेकिन सब अपने परिवारों के साथ मना सके इसलिए अपने परिवारों से दूर रह के दिनों रात काम करके जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के काम में लगे रहते हैं, उनके लिए आखिर हमारे भी कोई कर्तव्य है। उनकी पूर्ति का ये विनम्र प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर वेलफेयर के इन कामों में मध्य प्रदेश सरकार लगी रहेगी, क्योंकि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम एक ही परिवार हैं।
जो मिल के साथ काम कर रहे हैं प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए। और इसलिए आज के कार्यक्रम में आप सबको एक साथ देखकर माननीय गृह मंत्री जी भी, माननीय अमित शाह जी भी प्रसन्न है। जब मैंने बताया कि परिवार आएंगे तो उन्होंने प्रसन्नता का प्रकटीकरण किया था। लेकिन आज एक और प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी आपको। मध्य प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस प्रारंभ हो रहा है। यह साधारण घटना नहीं है। जैसा भी बता रहे थे व्यास जी, हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आदरणीय अमित भाई गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का अभिनव और राष्ट्र और जनहित से जुड़ा हुआ सपना देखा था। और वो सपना गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर फलीभूत हुआ। और ये यूनिवर्सिटी ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि अक्टूबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे नेशनल यूनिवर्सिटी घोषित किया और साथ ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का मानद दर्जा उन्होंने प्रदान किया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का देश आभारी है कि आज एनएफएसयू केवल एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। और इस यूनिवर्सिटी में 62 कोर्स चल रहे हैं और केवल भारत के नहीं, 70 से अधिक देशों के विद्यार्थी और पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 70 देश। और मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका। भोपाल में आपने एनएफएसयू गांधीनगर का कैंपस स्थापित करने का फैसला किया। एनएफएसयू के भोपाल कैंपस में जहां हमारे बच्चे भी सोच सकते हैं, जहां हमारे बच्चे और थोड़े नहीं अलग अलग विषयों में हजारों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने कैरियर का चयन कर सकेंगे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के रूप में। वहीं हमारे प्रदेश के पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, अभियोजक, न्यायाधीशों द्वारा भी इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुकेगा। अभी 4 कोर्स प्रारंभ हो गए, लेकिन इसके बाद लगभग 20 कोर्स और प्रारंभ होने वाले हैं। अब इसके कारण 2 वर्षों में हमारा ये पूरा परिसर बन जाएगा और इसके कारण आगामी वर्षों में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी आदि के डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। अभी जब व्यास जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भोपाल कैंपस के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। मध्य प्रदेश सरकार जितनी जमीन की आवश्यकता होगी व्यास जी निश्चित तौर पर इस कैंपस के लिए देने का काम करेगी। एनएफएसयू के भोपाल कैंपस में डीएनए प्रोफाइलिंग, साइबर सिक्योरिटी आदि की लैब स्थापित हो जाने के बाद उक्त सुविधाओं का राजहित में उपयोग करने के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एनएफएसयू भोपाल कैंपस से हम एमओयू भी करेंगे। रतलाम और रीवा में 2 नई रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक विवेचन और एविडेंस के माध्यम से हम अपराधियों को सजा दिला सकें। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सपने को साकार करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये अपना संकल्प व्यक्त करता हूं। और एनएफएसयू के भोपाल कैंपस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंपस डेवलप करने में अपनी भूमिका का पूरी निष्ठा से मध्य प्रदेश सरकार निर्वहन करेगी। एक बार फिर आज भोपाल पधारने पर और भोपाल में भी हम पुलिस परिवार के बीच पधारने पर माननीय गृह मंत्री जी आपका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से 8 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि आप रिमोट के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निर्मित भवनों का लोकार्पण तथा बनाए जाने वाले भवनों का शिलान्यास करें। आदरणीय देवी सज्जनों, जहां जहां ये लोकार्पण हुआ है वहां सभी जगहों पर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और उनके परिजन मौजूद हैं। वे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें थी, ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं। आइए हम और आप भी इस अभिनंदन और अभिवादन में अपनी शिरकत करें, शामिल हों और हर्ष को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश पुलिस के 10 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधोसंरचना को आधुनिक बनाया गया है। इसी के तहत 10 डिजिटल स्टूडियो सहित 50 स्मार्ट क्लासरूम्स प्रदेश भर में बनाए गए हैं। इन अत्याधुनिक क्लासरूम्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद विषय विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के स्मार्ट क्लासरूम्स का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रदेश के इन सभी 10 प्रशिक्षण संस्थानों के कैडेट्स, ट्रेनीज स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार और अभिवादन के तौर पर तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास से पूर्व शिला पूजन करने का कष्ट करें। श्री गणेशाय नमः। इंद्रो वेदश्रवाः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमग्रहिणौ प्रेम इक्षमनिखान ओम मयिखान ओम गणानान्त्वा गणपतिगं मवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं मवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं मवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् ओम अम्बे अंबिके नमा नयति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाक्ष धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्य त्वाम च स्वस्ति ब्रुवन्तु न हरि मर्कट मर्कट मंत्र मिमं पर लिखत लिखत वाम तले यदि नश्यति नश्यति शत्रु दलम यदि मंचति मंचति वामलता हरि हर मर्कटाय नमो नमः यम 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 चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या प्रीत प्रभो मद गृहे धनधान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा या श्री स्वयं सुकृतिनम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनम ग्रदधियम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतम कुलजनम प्रभुवश्य लज्जा त्वां त्वां नतास्म परिपालय देवी बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, भोपाल में बनने जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के पूरे प्लान को लेकर हमने एक वॉक थ्रू बनाया है। अब ये वॉक थ्रू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि इस विश्वविद्यालय परिसर में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी और यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी किस माहौल में रहेंगे। आइए देखते हैं ये छोटा सा वॉक थ्रू। एक ऐसी अप्रतिम और सुंदर जगह जहां सभी की ऐसी इच्छा हो रही होगी कि हम भी अपने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए एक बार फिर से इस कैंपस में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक पुलिसिंग के सूत्रधार, राष्ट्रीय एकता और भारतीयता के उपासक, दूरदृष्टा, असाधारण संकल्प शक्तिधारी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री भाई नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश शासन के आवासीय विभाग के मंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्रीमान व्यास जी, डीजीपी मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, श्री उपेंद्र जैन जी,
श्री राजेश रजोरा जी और आज के कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम एक साथ एक ही मंच से होने जा रहे हैं और एक ऐसा मणिकंचन योग है जिसमें एक और तो मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता की सुख शांति और सलामती के लिए दिन रात देखे बगैर, अपने जान की परवाह करे बगैर जो जवान वीरता के साथ डटा हुआ है, उनके परिवार की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरा, हमेशा पुलिस को गुनहगार से दो कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 58 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च होने वाला है। हालांकि जो अभी आपने वॉक थ्रू के माध्यम से पूरा परिसर का विहंग अवलोकन किया, वो जब बनेगा तब बनेगा, मगर अभी सीएफएसएल भोपाल में तत्कालीन काम करना शुरू कर दिया है और 50 विद्यार्थियों की एक पहली बैच भी अपना अभ्यासक्रम चालू कर चुकी है। अब विज्ञान प्रवाह के अंदर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर एक बहुमुखी और अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध होगा। मित्रों, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज बहुत आनंद और उत्सव का दिन है, मैं जानता हूं, इसकी बात जरूर करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 60 के दशक के बाद इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। मैं पहले गुजरात में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब मोदी जी ने मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले गुजरात के और अब देश भर के पुलिस बल के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, सरकार के सभी विभागों में एकमात्र पुलिस बल ही ऐसा बल है जिसका ना नौकरी का समय तय होता है, ना कभी छुट्टी होती है। 365 दिन 24 घंटा सदैव
कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मोहर्रम, ये सब हम लोगों के लिए है। राखी के दिन भी पुलिस का जवान तो बहन जो राखी बांधने जा रही है, इसकी सुरक्षा के लिए किसी चौराहे पर डट कर खड़ा होगा। इसकी हाथ की कलाई भले ही सुन्नी हो, वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। हम सब लोग जब दीपावली मनाते हैं हमारे परिवार के साथ, तब पुलिस का जवान कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, त्योहार का मौका लेकर कोई गुनहगार निर्दोष नागरिकों को परेशान न करे, इसकी चिंता में अपनी दीपावली भी रोड पर ही मनाता है। 24 घंटा गुनहगारों के पीछे लगना, न घड़ी देखना, न समय देखना, शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की विकृतियां आती है, रोग आते हैं, इसकी परवाह करे बगैर समाज की सुरक्षा का एकमात्र मंत्र लेकर देश की पुलिस ने काम किया है मित्रों। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए, 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करा है। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। तब जाकर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति का एक नया युग शुरू हो रहा है। अगर ये पुलिसकर्मी चाहे कहीं पर भी ड्यूटी करता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक, वो मुस्तैदी से न खड़ा हो तो ये संभव नहीं है मित्रों। और इसलिए मैं ऐसा मन से मानता हूं कि मीडिया के मित्र, समाज जीवन के लिए सोचने वाले लोग और बाकी सारे क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी लोग पुलिस की छवि को बदलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो करता है उसको इसका यश भी मिलना चाहिए, उसका पुरस्कार भी मिलना चाहिए। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला दिया है। मैंने पुलिस लाइनें देखी है। पुलिस लाइनों के अंदर अंग्रेजों के जमाने के निवास, बारिश में पानी आता हो, कहीं बिजली शॉर्ट सर्किट कर जाती हो, गटर की व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई हो, ऐसी अवस्था में हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। और काफी सारे लोगों को तो ऐसी भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तनख्वाह का एक मस्त मोटा हिस्सा किराया देने में चला जाता है। और जब परिवार असुरक्षित हो तो कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी का निर्वहन निश्चिंत होकर नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश शासन ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि 25,000 आवास गृहों को बनाकर 25,000 पुलिस परिवार के लोगों को आपने इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का और इनके जीवन में चैन लाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मकान देखे, अभी हम सब ने देखे,
कोई कह नहीं सकता कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हुए मकान हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसको बनाया गया है, जिसमें आप सबको रहने का अधिकार है। वो अधिकार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। आज 14 जिलों में 262 करोड़ की लागत से 1304 परिवारों को अपने घर की चाबी मिल जाएगी। इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक परिवार, एक बेटी, एक बेटा, बूढ़ा मां, बूढ़ी मां, बूढ़े बाप अगर निश्चिंत के साथ सुरक्षित माहौल में है तो वो किसी भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। इसके साथ साथ 254 थाना भवनों और 200 पुलिस चौकियों को भी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ लैस कर आज आपके काम करने के वातावरण को स्वच्छ करने का काम, सुंदर बनाने का काम और आधुनिक बनाने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मित्रों। कुछ भूमि पूजन भी हुए हैं। 50 बिस्तर का अस्पताल, 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में 50 वर्चुअल क्लासरूम और एक प्रशिक्षण शाखा में डिजिटल स्टूडियो, ये सब चीजों का आज शुरुआत हुआ है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई तब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था में आमूल चूर परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। जैसा नरोत्तम भाई ने बताया, बहुत सारी चुनौतियां थी। कई सारे उपन्यास चंबल के डकैतों पर लिखे गए हैं और टॉप सेलर रहे हैं। हमारे यहां जब क्राइम होता था और हथियार का उपयोग होता था तो सबसे पहले पुलिस ढूंढने के लिए भिंड मुरैना में एक जमाने में आती थी, गुजरात से। नक्सलवाद का परछाई भी इस प्रदेश को ग्रसित करी थी एक जमाने में। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि शिवराज जी और नरोत्तम भाई के नेतृत्व में नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सरहदों के बाहर छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां विकास भी किया और जहां कड़ाई करने की जरूरत थी, लाल आंख करने की जरूरत थी, वहां दृढ़ता के साथ लाल आंख कर भी काम लिया है। मालवा का क्षेत्र एक जमाने में कांग्रेस के शासन में सिमी का गढ़ बन चुका था। यहीं से देश भर में सिमी के लोग भेजे जाते थे और कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले मालवा से सिमी के लोग गए थे। मगर आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। और कानून और व्यवस्था के आंकड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। पुलिस रिस्पॉन्सिव बनी है, पुलिस संवेदनशील बनी है और पुलिस परिणाम लक्षी बनी है। जब पुलिस रिस्पॉन्सिव होती है तब जनता की चिंता होती है, पुलिस संवेदनशील होती है तब जनता का बचाव होता है और पुलिस परिणाम लक्षी होती है तब प्रिवेंशन का काम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तीनों क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब एक और बात पर भी ध्यान देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य की सूची में था। आप सभी को मालूम है, श्रीमान बंटाधार का शासन था यहां।
और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद शिवराज जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, परंतु एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और सिंचाई के क्षेत्र को शिवराज जी ने बहुत मजबूत करने का काम किया है। मैं लंबे समय तक शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, कई बार मंत्री भी बना हूं, लगभग 30 साल से जनप्रतिनिधि हूं। अनेक विभागों के काम भी मैंने नजदीक से देखे हैं। जीडीपी में उद्योग का और सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना बड़ा सरल है, मगर जीडीपी में सातत्यपूर्ण तरीके से कृषि विकास दर अनेक सालों तक 10% डबल डिजिट में ले जाना, ये बहुत कठिन काम है जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। सिंचाई के क्षेत्र को लगभग 2.5 गुना बढ़ाया है। गेहूं से लेकर दलहनों से लेकर सोयाबीन तक हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। और मैं मानता हूं कि कृषि के अंदर जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन अच्छे आयोजन और कठोर परिश्रम के बगैर कभी आ नहीं सकता। मित्रों, आज पूरा मध्य प्रदेश का पुलिस परिवार इस सभागार में या तो वर्चुअल मोड पर मुझे सुन रहा है। मैं मध्य प्रदेश के जूनियर से जूनियर कांस्टेबल से लेकर डीजीपी साहब तक सभी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। आज ये उपहार जो शिवराज जी ने आपको दिया है, मैं तो निमित्त हूं। भारत सरकार में मंत्री हूं, शिवराज जी ने मुझे बुला लिया, मैं आ गया, मैंने बटन दबा दिया, मगर काम तो शिवराज जी और नरोत्तम की जोड़ी ने किया है, मुझे मालूम है। इन लोगों ने आज बहुत बड़ा काम किया है। मध्य प्रदेश के सभी पुलिस के जवानों को 25,000 आवासों की पहली किस्त देने का। हमारा दूसरा कार्यक्रम है मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस का भूमि पूजन हुआ है। कैंपस का वॉक थ्रू के माध्यम से कैंपस कैसा बनेगा आपने देखा है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कुछ साल के बाद कई देशों के विद्यार्थी यहां फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए हमारे भोपाल के बच्चों के साथ पढ़ते होंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपने 12-13 साल के जीवन काल के अंदर समग्र विश्व में एक प्रकार से ख्याति प्राप्त की है। मुझे ठीक याद है 2003 से लेकर 2009 तक हम गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय मोदी जी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संयोग से उस वक्त मैं भी गुजरात का गृह मंत्री था। जब प्रयास कर रहे थे तब स्वाभाविक रूप से बजट वगैरह दिक्कतें तो आती हैं, मगर मोदी जी ने कभी इसके लिए कोई कमी नहीं होने दी। मगर सबसे बड़ी दिक्कत आती थी ट्रेन मैन पावर की। साइंस ग्रेजुएट लेने पड़ते थे और व्यास जी बेचारे उनको पढ़ाते रहते थे, एक्सपर्ट बनाते रहते थे। और उसी वक्त एक विचार आया कि एक फॉरेंसिक साइंस का कोर्स और इसकी यूनिवर्सिटी ही क्यों न बनाई जाए। 12वीं के बाद बच्चा सीधा बीएससी और एमएससी फॉरेंसिक साइंस में ही करे, उसमें R&D करे और विश्व स्तरीय तज्ञ फॉरेंसिक साइंस के गुजरात की धरती से दुनिया में जाए। और इसको ध्यान में रखकर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई।
और 12-13 साल की यात्रा के अंदर आज फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने बहुत यशस्वी मकाम हासिल किया है। फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में दुनिया के अंदर 70 देश के विद्यार्थी आज फॉरेंसिक साइंस के यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। मैं जब केंद्र में गृह मंत्री बना तब हम सीआरपीसी, आईपीसी के अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। एक एक धारा को बदलकर आज की जरूरियात के हिसाब से बनाना, पुलिस का कार्य पद्धति को पूरी तरह से आधुनिक, संवेदनशील और लक्षित बनाना, इस पर जब हम काम कर रहे थे एक विचार ऐसा है कि 6 साल से ज्यादा जिसमें सजा है वो सारे गुनाह के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी करना चाहिए, इसकी विजिट कंपलसरी करना चाहिए। क्योंकि किसी भी गुनहगार को अगर सजा करानी है तो सिर्फ गवाहों की निर्भरता से नहीं हो सकता। अब 3rd डिग्री का जमाना नहीं है, 3rd डिग्री उपयोग भी नहीं करनी चाहिए। अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, हमारा खुद का शासन है। क्यों 3rd डिग्री उपयोग करना? मगर रोकथाम तो करनी है गुनाहों की, करनी है तो वैज्ञानिक एविडेंस लाना पड़ेगा, साइंटिफिक एविडेंस लाना पड़ेगा। और इसके लिए एक विचार है कि 6 साल से ज्यादा जितने भी सजा है ये सभी गुनाहों में फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस को कंपलसरी कर दिया जाए। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी कर दिया। विचार तो बहुत अच्छा था, फिर आया कि भाई इतने लोग कहां हैं, इतनी फॉरेंसिक लैब कहां है। आप कानून तो बना दोगे मगर एक्सपर्ट ही नहीं होंगे तो फिर कानून बन गया, चालान नहीं होगा, चालान नहीं होगा तो और दिक्कतें हो जाएगी। इसी में से विचार आया कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दिया जाए और उसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में शामिल कर जहां तक हो सके ज्यादातर राज्यों में इनका एक एक कैंपस खोला जाए और देश भर के युवाओं को फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में काम के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मित्रों, आज ये 5वां कैंपस चालू हो रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि भोपाल के अंदर 27 एकड़ भूमि के अंदर ये बहुत अच्छा कैंपस बनने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को अपार मौके मिलने वाले हैं, अपार संभावनाओं वाले मौके मिलने वाले हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मणिपुर, आसाम और कर्नाटक के अंदर भी कैंपस बनाने का निर्णय हो चुका है। राजस्थान और चंडीगढ़ में भी अभी चर्चा चालू है। तो एक प्रकार से धीरे धीरे कर देश के हर कोने के अंदर ये कैंपस बढ़ते जाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये 2 वर्षों में ही एनएफएसयू की उपस्थिति गुजरात सहित 10 से ज्यादा राज्यों के अंदर हम कर लेंगे, जहां से एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, यहां पर कई सारे कोर्स शुरू होने वाले हैं, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। यहां पर पुलिस अधिकारी, जुडिशियल अधिकारी और प्राइवेट कंपनियों को भी फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, नारकोटिक्स और ड्रग के ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी होने वाली है। तो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए, न्याय के काम में जुड़े हुए न्यायाधीशों के लिए, प्रोसिक्यूशन का काम करने वाले वकीलों के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी इनकी ट्रेनिंग का काम यहां पर होगा। और मुझे बहुत विश्वास है कि शुरू होने के बाद बहुत जल्दी से मध्य प्रदेश के अंदर गुनहगारों को सजा कराने का दर तेजी से बढ़ेगा और गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम पुलिस बहुत सरलता से करेगी। मित्रों,
थर्ड डिग्री की बजाय फॉरेंसिक साइंस की तकनीक से जेल में डालना और एविडेंस खड़ा करना एक प्रकार से अपने आप में इस क्षेत्र के अंदर क्रांति मानी जाएगी। मित्रों, विश्वविद्यालय ने अब तक ढेर सारे पेटेंट भी फाइल किए हैं। विश्वविद्यालय कई प्रमुख अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर भी कार्यरत है, जिसमें लापता सैनिकों की पहचान, वायुसेना के साथ कार्यरत है, एक इसरो के साथ कार्यरत है। कई प्रकार की चीजों को वो आगे ले जा रहे हैं। ड्रोन फोरेंसिक के लिए भी एक नया डिपार्टमेंट उन्होंने खोला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाई है। उसके 4 स्तंभ हैं। एक, फॉरेंसिक साइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब लेबोरेटरियों को ज्यादा बनाना और आधुनिक बनाना। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मैन पावर को तेजी के साथ बढ़ाना, जिसमें फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल रहेगा। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध भी कराना और अपनाने का खुलापन भी रखना, और उसके साथ साथ R&D को भी बढ़ावा देना। हमने एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन का भी कंसेप्ट हमने देश के सामने रखा है। ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे राज्यों ने इसको स्वीकार किया है, और मुझे भरोसा है कि जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगा, तहसील तक, डीवाईएसपी की ऑफिस तक ये व्यवस्था मजबूत होगी। मित्रों, मोदी जी ने देश के हर क्षेत्र के अंदर 2014 से अब तक आमूलचूर परिवर्तन किया है। चाहे जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर दुनिया के सामने एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरना हो, भ्रष्टाचार पर कठोरता के साथ लगाम करना हो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर शिक्षा की दयनीय स्थिति में के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करना हो, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को इतनी मजबूत करनी हो कि परिंदा भी पैर न मार सके, निश्चित होकर देश के 130 करोड़ लोग चैन की नींद सो जाए, इस प्रकार का भारत बनाने की शुरुआत मोदी जी ने की है। आज फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बन रहा है, उसी माला का एक मोती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने सभी उद्देश्यों को जमीन पर उतारने में सफल होंगे। मैं आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सभी कर्ता धर्ता को, श्री व्यास जी के नेतृत्व में काम करते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और शिवराज जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बड़ा भूमिका 27 एकड़ का खंड उन्होंने दिया है, और यहां पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं की निर्मित होगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार जिन 1304 परिवारों को आज अपना घर मिला है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये घर आपके लिए बहुत शुभदायी हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। अब स्मृति चिन्ह देने का समय है। कैंपस डायरेक्टर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर पूर्वी पोखरियाल जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप माननीय मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय मंत्री गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि और विधायी कार्य मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी।
माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय गृह सचिव महोदय भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, आदरणीय अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम श्री उपेंद्र जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के दो शब्द कहने के लिए कार्यपालक कुल सचिव राष्ट्रीय